हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिलोचन का जीवन परिचय। अब ये किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये है एचटेट पीजीटी के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग जो लिखित पेपर होगा उसके लिए, केवीएस एनयूएस DBBB यानी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं और जिसमें एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी आरओ भाग 1 यानी 11वीं की पुस्तक के अंतर्गत ये दिया गया है। इसके साथ ही ज़रूरी नहीं है कि पीजीटी में आएगा, इसमें टीजीटी में भी आ सकता है, क्योंकि त्रिलोचन हमारे साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अब जो मैं करवा रही हूँ ये आरओ भाग 1 में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क तैयारी करना संपूर्ण पाठ्यक्रम की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखिए आगे बढ़ते हैं। कविता रहेगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवरे में झकोर खाते नाव को जैसे तैसे उभार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ये जीवन के साथ है, कभी पाँव है कभी हाथ है मेरा परिवार। मतलब कि ये मेरा परिवार रचना के अंतर्गत इन्होंने ये लिखा कि कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। यानी जब हम कविता लिखते रहेंगे तो हमारे सपने भी रहेंगे, यानी हम अपने सपने भी, जीने के लिए सपने भी, भाई जीने के लिए सपनों का होना भी जरूरी है। आश्वासन देते, आश्वासन मतलब कि ये कि हम वो देते ना कि अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक इच्छा होती है हमारी, ठीक है। भंवर में झकोरे खाते नाव, यानी जब हमारे नाव, ये जो हमारे जो जीवन रूपी नाव है, भंवर में झकोर खाते हैं, जैसे तैसे उभार लेते हैं। यानी कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी हानि होती है, कभी लाभ होते हैं, लेकिन हम जिंदगी में जैसे जैसे अपने आप को उभारते रहते हैं। कविताएं सपनों के संग है, यानी जब हमारे सपने हैं तो कविताएं भी सपनों के संग है। जीवन के साथ है, कभी पाँव है कभी हाथ है, यानी जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी और अच्छी ज़िंदगी रहे तब तक हमें अपने सपने देखते रहने चाहिए और कविताएं लिखनी चाहिए। ये हमारे हाथ भी हैं और पाँव भी हैं। तो ये त्रिलोचन जी का कथन है। इस प्रकार के आप कथन, अगर आपने जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो इस प्रकार के अगर कथन आप याद करते हो तो आपके लेखन में 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। ये लिखने के लिए वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप याद नहीं कर सकते मत कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले तो आप ज़रूर इसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, त्रिलोचन का जन्म हुआ था 20 अगस्त। ये एनसीईआरटी में नहीं दर्शाया था, मैंने बाकी पुस्तकों से लिया है ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकें और महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जा सके। तो देखिए 20 अगस्त 1917 को चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिला कैसे शुद्ध लिखा जाता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो भाई, मैं PDF खुद ही बनाती हूँ, तो मैं इतनी बड़ी टेक्निक की जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ गलतियाँ इधर उधर हो जाती है मेरे से PDF में। तो देखो जिला है, इसमें नीचे नुक्ता दिया गया है, जिला के नीचे ये शुद्ध लिखा जाता है। वैसे कई बार एग्जामिनर जो चेक करने वाला नहीं भी ध्यान देता है, लेकिन हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि हमारे कोई नंबर ना कटे अशुद्धियों के, ठीक है। तो इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। बहुत बार अच्छा आता है कि मूल नाम क्या है, वासुदेव सिंह। बाकी और भी कवियों को, लेखकों के मैंने उपनाम की वीडियो बनाई है। जो एचटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, बाकी और भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मूल नाम वासुदेव सिंह, सन 1917, चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, 20 अगस्त याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाओं की मैं बात करती हूँ। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगद, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये यहाँ तक कि क्या है, काव्य है, ठीक है। देश काल, रोज नामचा, रोज जय के नीचे भी नुक्ता है, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविता, ये क्या है, गद्य में है। तो ऊपर वाले काव्य का मतलब है, तो ऊपर वाले क्या है, कविताएं हैं, लेकिन इन नीचे वाली जो है ये गद्य के अंतर्गत, गद्य में जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि होते हैं ना, वो गद्य में आ जाते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं इसका रिविजन कर देती हूँ। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगद, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये क्या है, काव्य है। तो देखो शब्द को ध्यान रखेंगे क्योंकि अकेला शब्द आ जाए, शब्द किसकी रचना है, तो ये इतना छोटा शब्द है, यानी वैसे शब्द इसका नाम ही शब्द है और वैसे इतना छोटा शब्द है, ये हमें ध्यान नहीं रहता है। ऐसे छोटे छोटे
तो इनको इग्नोर ना करें, ध्यान से पढ़े। शब्द किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। धरती किसकी है? त्रिलोचन की है। गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। दिग्गज किसकी है? त्रिलोचन की है। ताप के दायोदिन तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लिखी गई थी 1981 में और इन्हें पुरस्कार मिला था 1982 में, याद रखेंगे। शब्द उस जनपद का कवि अर्गान मैं तुम्हें सौंपता हूँ, चेती अमूला मेरा घर जीने की कला, ये क्या है? काव्य है। अब याद रखेंगे देश काल रोजनामता, काव्य और अर्थबोध मुक्तिबोध की होता है, ये क्या है? गद्य के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख, वैसे बहुत सारी रचनाएं, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, मतलब बार बार जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये बार बार कम से कम आप 4-5 बार इनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ लिखना है। बाकी जो एस्टेट या और परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आपको विकल्प मिलते हैं, तो विकल्प वाली ऑप्शन वाली जो परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए ये आएगी धरती किसकी रचना है, तो आप त्रिलोचन की है। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है, तो त्रिलोचन की, याद रखेंगे। बाकी 4 में आप जयशंकर प्रसाद भी आ सकता है, यज्ञ भी आ सकता है, कोई भी कवि दिया जा सकता है, लेकिन त्रिलोचन तो वहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि त्रिलोचन की तो ये रचना है ही। ठीक है, अब मैं देखिए मैंने बताया था कि ताप के दायोदिन में 1981 में लिखा गया था और 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये क्या काव्य है, यानी कविता है। अब मैं इसकी बात करती हूँ कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 9 दिसंबर 2007 को। हालांकि एनसीईआरटी में इसे नहीं दिया है, मैंने बाकी पुस्तकें पढ़ी हूँ जो मुझे मिला, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ, ताकि आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। ठीक है, तो अब मैं बाहर वीडियो में बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में दे वही आपको याद करना, और भी ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा होता है कि एमए लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक आपसे पूछा जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, एमए लेवल तक की अपनी तैयारी करें। एमए स्तर की आप तैयारी करेंगे तभी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों के 11वीं 12वीं की, ये तो हमें याद करनी ही करनी, इससे ज़्यादा और भी हमें याद अच्छी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो समझ गए आपको होगा कि कैसे आपने समझ गए होंगे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्होंने ताप के दायोदिन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सलाका सम्मान भी मिला है। महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार जो देती है वो। मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनके पुरस्कार एक बार फिर से देख लीजिए। साहित्य अकादमी 1982 में ताप के दायोदिन के लिए, और 1981 में ताप के दायोदिन कविता लिखी गई थी। सलाका सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, तो ये सम्मान मिले हैं इनको। अब इनकी जो इनकी रचनाओं की जो विशेषता है वो देख लीजिए आप। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रकृतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी प्रसिद्ध है। तो ये लाइनें आपको याद करनी ही करनी है। हो सकता है कि जो स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं या किसी विकल्प वाली परीक्षा दे रहे हैं जैसे KVS DET+ भी, तो याद रखेंगे कि त्रिलोचन कैसे प्रयोगवादी कवि थे, छायावादी कवि थे, द्विवेदी कवि थे, यानी द्विवेदी युग के कवि थे। तो याद रखना है कि त्रिलोचन थे प्रकृतिशील, ये के धारा की ये काव्य धाराएँ हैं। अब सबको पता होना चाहिए कि भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, ये सारी हैं, इनके आप याद रखेंगे। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ बहुभाषाविज्ञ शास्त्री भी हैं। तो मतलब कि ये है कि अगर रागात्मक संयम, यानी राग नहीं होता सुर लय ताल उतार चढ़ाव, तो ये रागात्मक संयम भी इनमें था। और अनुशासन की, मतलब देखो कोई भी आपने गाने सुने होंगे, जैसे आजकल फिल्मी गाने बड़े वायरल रहते हैं, तो ये कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो अश्लील हैं, जिसको हम परिवार के सदस्यों के साथ नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा इनकी रचनाओं में ऐसा नहीं देखने को कोई अश्लील इन्होंने कुछ लिखा हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम गाने तो लिखे जाते, कविताएं तो नहीं लिखी जाती। भाई कविताएं भी होती हैं, कई बार ऐसे शब्द हमें चयन करने होते हैं जो सभ्य भी हो और ज्ञान प्रदान करने वाले भी होने। अब कई क्या है, व्यंग्य करते हैं या कटाक्ष करते हैं, कई बार अश्लीलता का इसमें हो जाता है, कई बार कर लेते हैं कवि, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिंदी के जो कवि हैं ज़्यादातर आपको सभ्य शब्द वाले ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये आगे जाकर इनकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इस प्रकार के कवि होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो जो अच्छे कवि होते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, वही वहाँ तक पहुँचते हैं।
इसके साथ ही बहुभाषाविक, बहुभाषाविक का मतलब होता है एक से ज़्यादा भाषाओं को जो जानकार होता है। तो ये आपके लिए ये एक जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है उसमें भी आ सकता है, तो ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। रागात्मक, संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ बहुभाषाविक शास्त्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्रीय शब्द भी जुड़ा है। देखो भी नाम के साथ शास्त्रीय शब्द भी जुड़ा है, लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा में काफ़ी कुछ स्थिर है। कहने का प्राय देखो इनके नाम के साथ शास्त्रीय शब्द जुड़ा है, लेकिन इनकी रचनाओं में शास्त्रीय शब्द नहीं, मतलब बोझ नहीं बना है, ये कहने का प्राय है लेखक का। लेकिन देखो आपने कई बार सुना होगा, सुना क्या आप पढ़ते भी हो। देखो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, आपने मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कैसे कठिन और कैसे केशवदास। अब आपके मन में कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञे को कहा जाता है। जो पहली बार, वैसे तो सभी को याद ही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जो पहली बार याद कर रहे हैं उनको बता दें। कठिन काव्य का प्रेत, जैसे कठिन काव्य का प्रेत, काव्य आ जाए तो कैसे काव्य, कैसे केशवदास, ठीक है। और कठिन गद्य का प्रेत तो अज्ञे रहे। अब क्या है कि इनको क्यों कहा गया है कठिन गद्य का प्रेत और कठिन काव्य का प्रेत, इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी रचनाओं की जो भाषा थी इतनी क्लिष्ट थी। मतलब क्लिष्ट का मतलब कि इतनी शुद्धता, शास्त्रीय दिखा, अपने आप को प्रकांड विद्वान दिखाया गया है कि जो आम जनजीवन है, यानी जो कम पढ़ा लिखा इंसान उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने भी, ये भी आ सकता है कि किसने कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, दोनों को, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा है, कठिन का काव्य का प्रेत केशव को कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को कहा है। अब देखो त्रिलोचन के नाम के साथ शास्त्रीय शब्द जुड़ा है, लेकिन ये सिर्फ नाम के साथ जुड़ा है। इनकी रचनाओं में ऐसा कोई बोझ नहीं है कि आम जनजीवन यानी आम इंसान इसको नहीं पढ़ पाता है। इनकी भाषा बिल्कुल सरल और सहज है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके नाम के साथ शास्त्रीय, क्योंकि ये एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार थे, इसलिए ये शब्द जुड़ा है। और ये आप याद रखेंगे, लिखने वाले जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनको ये महत्वपूर्ण लाइन में बताते हुए चलूँगी। ये लाइन आप जरूर लिखें, और ज़्यादा लिख सकते हो तो आपकी क्षमता है, आपकी प्रतिभा है, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है, जो लिखनी है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, उसका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा है। इनकी छायावादी रोमानियत से मुक्त है, यानी इनकी जो भाषा है, जैसे छायावादी में कि मैं से ली अपनाई, देखा दुखी निजबाई, मतलब छायावादी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए व्यक्तिगत दुख को प्रकट किया है। जैसे निराला ने मैं से ली अपना देखा दुखी, उनकी जो स्रोत समृद्धि रचना है उसमें व्यक्तिगत अपनी बेटी के दुख दर्द को याद करके उन्होंने लिखी है। लेकिन कहा जाता है कि त्रिलोचन में ऐसे नहीं है। उन्हें ठाठ ठेठ गाँव की उनकी भाषा थी, वो गाँव से जुड़ी हुई थी, और इसके साथ ही वो आम जनजीवन के दुख दर्द के लिए, यानी आम लोगों से जुड़े हुए थे, उनकी समस्याएं जनजीवन तक यानी लोगों तक पहुंचा रहे थे। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट अंग्रेज को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो कई बार पूछा गया सोनेट के कवि किसे कहा गया है, तो सोनेट के कवि त्रिलोचन को कहा। ये प्रश्न विकल्प वाले बहुत बार पूछा गया है, और जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनको ये लाइनें लिखनी ही लिखनी है। बाकी जो विकल्प की वाली परीक्षा दे रहे हैं, जिन्हें ऑप्शन वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए याद है कि हिंदी सोनेट के कवि किसे कहा जाता है, तो त्रिलोचन को कहा जाता है। तो सोनेट अब किसे कहा जाता है, सोनेट है अंग्रेजी का एक छंद है सोनेट। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन कवि की बोलचाल की भाषा चुटीला और नाटकीय बनाकर कविता को नया आयाम देता है। यानी भाषा को क्या है, इन्हें नाटकीय, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नाटक चल रहा है, और चुटीला बनाकर इन्हें कविता को नया आयाम दिया। भाई देखो किसी भी चीज़ में हम कुछ सृजनशील लाते हैं, कुछ नयापन लाते हैं, तो वो नया आयाम हो जाता है, ठीक है। कविताओं की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि कविता वस्तु रूप की प्रस्तुति का भेद ही नहीं रहता। उनकी कवि दोनों के बीच फाँक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। उनका कवि इन दोनों के बीच फाँक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। मतलब कविता, इनका अंदाज कविता को ऐसे पेश करना था जैसे कविता ये प्रस्तुति करें। मान ली कविता गा रहे हैं,
प्रस्तुति का मतलब कि जैसे कुछ गाना, कुछ सुनाना, पेश करना। तो ये ऐसे कविता को ऐसे प्रस्तुत करते थे, ऐसे गाते जैसे कोई नाटक चल रहा हो। मतलब कि जो पूरा सीन है कविता के माध्यम से आपकी आंखों के सामने चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नाटक देख रहे हो। ठीक है। मूल भाव देखिए आप, चंपा काले काले अक्षर नीचे में कविता, ये लाइनें IMP लगा लेना। IMP क्या, वेरी वेरी IMP लगा लेना, यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको लिखनी ही लिखनी है। और जो NCERT जो HTET की परीक्षा दे रहे हैं उनको तो ये विकल्प मिलेगा, याद रखना है। चंपा काले काले अक्षर नीचे नीति नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है, यानी धरती संग्रह से लिया गया है चंपा काले काले अक्षर नीचे नीति। ये पलायन के लोक अनुभव की मार्मिकता से व्यक्त किया गया है। यानी एक चंपा काले काले अक्षर नीचे नीति इस कविता में दिया गया है कि जैसे पूर्वी क्षेत्र के जो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, ये जो पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाले हैं, तो वहाँ क्या है, रोजगार के साधन कम है। ठीक है, रोजगार के साधन कम है। जो पढ़े लिखे युवा है वो अपनी पढ़ाई को समाप्त करके कलकत्ता जैसे महानगरों में चले जाते हैं। तो वहाँ क्या है, उनकी जो पीछे से उनकी जो पार्टनर है, जिसे आप पत्नी कह लीजिए, वाइफ कह लीजिए, लेकिन हम जो हिंदी के पढ़ने वाले हैं भाई, हम तो पत्नी कहेंगे, जो उनकी पत्नी है, तो पीछे से क्या है, अलगाव सहन करती है, एकाकीपन उनको महसूस होता है, परिवार के साथ रहती हैं। और क्या है, उनके जो पति होते हैं वो घर खर्चे के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए घर पैसे भेजते हैं। अगर कहते हैं अगर पति अपने पति को बुला भी ले तो परिवार का गुजारा नहीं होगा। तो वहाँ पर पत्नियों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है चंपा काले काले अक्षर नीचे नीति। अब पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनको वहाँ पत्र भेजकर उनका हालचाल पूछा जाए, या फिर वो पत्र लिखते हैं तो उनके पत्र अपने आप में पढ़ लें, क्योंकि दूसरे से अगर हम पत्र लिखवाते हैं तो अपने मन के भाव को अच्छी प्रकार व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि एक समाज, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ये दायरा दिया गया है सम्मान और इज्जत का। हम दूसरों के सामने अपने भाव को व्यक्त नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो पत्र लिखने वाला है वो भी, उसको पता है कि वो पढ़ नहीं सकती, तो व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता, यानी परिवार के सभी सदस्यों के बारे में, यानी क्योंकि पढ़ने वाला कोई और होगा, वो पढ़ नहीं पाएगी। तो ये आप देहात समाज से जुड़े हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वही बात है इसमें। लोक पलायन लोगन मार्मिकता से व्यक्त किया। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, दूसरी ओर दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है। आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, मतलब कि क्या है, अब पति बाहर कमाने जाएगा, यानी किसी का बेटा जाएगा बाहर कमाने के लिए, तो क्या है वो परिवार को, तो उसमें क्या है, एक जो संयुक्त परिवार है, जिस परिवार में सारे मिलजुल कर रहते हो, तो वहाँ जाकर एकाकीपन, यानी जो परिवार भी टूटेगा, क्योंकि संयुक्त परिवार की जो छोटा परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ सकते हो। जैसे लगा लो आप ही कल आपकी जॉब लग जाए, तो क्या आप अब बाहर चले जाओगे, तो आप अपने जैसे धीरे धीरे अपने भी बच्चों को भी, या तो वहाँ रहेंगी तो भी वहाँ अलगाव का, अब तो आजकल तो फ़ोन हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ सकते हो उस ज़माने की स्थिति को, तो वहाँ संयुक्त परिवार टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने सोचों के प्रति खड़ी हो जाती है। तो हालांकि ये एक नायिका के माध्यम से आपको लग रहा है कि अगर आप इसको गहराई से नहीं पढ़ोगे तो आपको लग रहा है कि एक नायिका स्पेशल एक चंपा ही है और कोई नायिका एक ही है, लेकिन अगर आपको इसके मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको किसी भी चीज़ को आप प्रतीकात्मक रूप से भी, दोनों तरह जो वास्तविक अर्थ है वो तो है ही है, इसके साथ ही प्रतीकात्मक अर्थ भी आप लेकर पढ़िए, मैं बार बार बोलती हूँ आपको। तो यहाँ सिर्फ एक समस्या चंपा की नहीं है, यहाँ चंपा के जो उम्र की है बहुत सारी महिलाओं की समस्या है जो अनपढ़ है और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती है पत्र के माध्यम से, या उनके आए हुए पत्र को पढ़ नहीं सकती है। तो देखा गया है कि एक तरह से इसमें अगर इस पाठ से बाहर की मैं कुछ बातें ऐसी हैं बाहर से जानने की कोशिश करती हूँ, और ये आदत आप भी बना लीजिए, क्योंकि कुछ लाइन रटाई, क्योंकि अगर जो पेपर चेक करने वाले उस पर ये प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि देखो इसने कितनी गहराई से पढ़ा है, कि जो लेखक भी इस पर हो सकता है कि ये नहीं कि आप भी कल लेखक बन जाओगे, हो सकता है आप में से कुछ लिखते भी हों। तो देखिए मैंने इसको पढ़ा तो मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ चंपा अनजाने सोचों की प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो इसमें महिलाओं को ये एक संदेश भी दिया गया है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है,
कि जो उन्होंने कहा कि गांधी बाबा चाहते हैं, लेखक कहता है कि गांधी बाबा चाहते हैं कि सभी महिलाएं सभी को शिक्षा मिले। तो चंपा कहती है कि आप कहते हो गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो पढ़ने के लिए क्यों कहेंगे। तो यहाँ सबसे जरूरी है कि महिलाओं की शिक्षा कितनी जरूरी है, महिलाओं को पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और यह है कि मतलब कि अगर महिलाएं कमाएंगी तो कुछ हद तक ये है कि परिवार का खर्चा और ज़्यादा बेहतर चलेगा। आप में से बहुत सी लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही होंगी, तो वो पहले से जागरूक है। मैं उनको क्या जागरूक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी पीएचडी नहीं हुई है। आप में से ऐसे होंगे जो पीएचडी कर चुकी होंगी। काव्य नायिका चमन ने शोषक व्यवस्था पर प्रतिपक्ष खड़ी हो जाती है। मतलब कि ये शोषक व्यवस्था है ऐसी कि जैसे ये एक तरह से देखा जाए तो लेखक ने इस पर दृष्टि नहीं, क्योंकि वहाँ एक जैसे एक देहाती जो गांव होते हैं वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं होते। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे अगर आम जनजीवन जागरूक हो तो सरकार से गुजारिश करके कि हमारे यहाँ पर भी जैसे कंपनियाँ होनी चाहिए और भी होनी चाहिए, कि जैसे कि लोगों को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़े, उनके गांव के आसपास ही ऐसे साधन हो जाए जीवन यापन कर सकें, जैसे वो दिन प्रतिदिन अपने परिवार को भी समय दे सके, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों को भी संभाल सके। देखा जाए तो ये भी एक तरह की समस्या है। इस तरह पे आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा लिखो, वो आपकी एक दो लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। काव्य नायिका चंपा के अनजान सोचों के प्रति खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। अब क्या है कि वो इधर उधर क्या है देखती है, भाई उनकी भाभियों को देखती है, अपनी बहनों को, बड़ी बहनों को देखती है। वो एकाकीपन का जीवन महसूस जी रही है, यानी मजबूर है जीने के लिए, क्योंकि उनका पति बाहर गया है और वो परिवार के साथ रह रही है। उन्हें अपने साथी की याद आ रही है। तो वही इसमें दिखाया गया है कि उसको भी अनजान खतरा हुआ है कि कहीं मेरा पति भी बाहर न चला जाए। तो उसे पढ़ा लिखा पति नहीं जीवे। कहती है कलकत्ते पर बज्जर गिरे। बज्जर का मतलब होता है कि पहाड़। कलकत्ता पर बज्जर गिरे। कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुद यथार्थ के प्रति चंपा संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब कलकत्ता पर वज्र गिरे, कलकत्ता ही नष्ट हो जाए, और कलकत्ता ही नहीं होगा तो मेरा पति बाहर कैसे जाएगा, और मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से अलग रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो नायिका है वो अपने और कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर अंदर थोड़ी सी उसमें शर्मिंदगी की भाव है, क्योंकि वो अनपढ़ है। और ये हमारे समाज, अनपढ़ क्या पढ़ी लिखी, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में होती है कि बड़ों की इज्जत की जाती है। उनके समक्ष हम अपने निजी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और ये होना भी चाहिए। तो ये कहा गया कि वह अप्रत्यक्ष रूप से अंदर अंदर वो चाहती है कि मैं शादी करूं, लेकिन क्या है कि वो कवि के सामने कहती है कि मैं शादी ही नहीं करूँ, और मैं कर भी लूँगी तो अपने पति को दूर नहीं जाने दूँगी। कलकत्ता ही नष्ट हो जाना चाहिए, जो मेरे पति को मेरे से अलग कर देता है। तो इस प्रकार से आपको ये पाठ कैसा लगा, समझ में आया होगा। अगर एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया, एक बार में याद नहीं होता है, तो 2-3 बार आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। जो इसी के साथ ही हम संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे, जिसमें व्याकरण है, साहित्य है और एनसीईआरटी है, और निःशुल्क करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम का बिल्कुल निःशुल्क है टेलीग्राम। अबाउट चैनल के अबाउट में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। अब आपके मन में ये जरूर सवाल हुआ कि मैडम ये तो हमारी बुकों में, इसमें क्या शेयर करने वाली बात है। तो देखिए, मेरा एक मानना है, अगर आपको एक प्रश्न भी ज़्यादा याद करने को मिल रहा है और जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो एक नंबर, अभी तो आपको पता ही आपने नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा पास की है, तो एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहूँगी, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैंने बाकी पुस्तकों से पढ़कर जुटाए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैं वहाँ शेयर कर दूँगी, मेरे हस्तलिखित हैं, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगी, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।